दिखाया जाता है जहाँ पर जियो ने एरन के ऊपर हथियार को पॉइंट किया होता है, जिस वजह से एलिनोर उसे एनिमल समझ रही होती है और उसे पूरा यकीन होता है कि जियो के अंदर मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है और इस वजह से उसे जियो बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तब हमें पता चलता है कि जियो ने एरन की तरफ अपने हथियार को इस वजह से पॉइंट किया होता है क्योंकि वो ड्वार्फ्स को टावर में ऐड नहीं कर रहा होता, पर जियो को लगता होता है कि ड्वार्फ्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिस वजह से वो इसका कारण पूछने लगता है। तब कैरियट उसे समझाता है कि ड्वार्फ्स को टावर का पार्ट इस वजह से नहीं बनाया गया है क्योंकि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर जियो कहने लगता है कि अगर वो लोग मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेकार हैं, और अगर मैजिया वेंडर्स उन पर डंजन्स बनाने में भरोसा कर सकते हैं तो वो और भी ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं, जिस वजह से उन सभी को अपना प्राइड छोड़कर ड्वार्फ्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जियो खुद ही ड्वार्फ्स का इस्तेमाल करने के बारे में कहने लगता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अगर दुनिया उसके सारे रिसोर्सेज को यूज किए बिना ही तबाह हो जाएगी तो इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और वो ये भी पूछने लगता है कि कहीं ड्वार्फ्स को टावर में ऐड ना करने के पीछे कोई और रीजन तो नहीं है। तब एरन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिस वजह से वो वापस जाने लगता है। आखिरकार तुम करना क्या चाह रहे हो बारबेरियन? तुमने तो बहुत जल्दी अपना वेपन नीचे कर लिया, तो क्या ये सब कुछ दिखावा था? एरन ने ये नहीं कहा कि इसके पीछे कोई रीजन नहीं है या फिर वो इसके बारे में बता नहीं सकता। उसने मुझे बस ये कहा है कि वो मुझे इस बारे में कभी नहीं बताएगा, जिसका मतलब ये टाइम सारी सच्चाई को बाहर लाने का नहीं है। चाहे ये बारबेरियन हो, पर कभी कभी इसके इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। एरन याद रखना, अगर इस सच्चाई को छुपाने से हम सेलेस्टियल होस्ट को हरा सकते हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, पर अगर ऐसा ना हुआ तो फिर उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कुछ देख के एलिनोर को भी समझ में आ जाता है कि जियो को रोकना एरन की बस की बात भी नहीं है, और थोड़ी देर बाद कैरियट जाकर जियो को समझाता है कि इस बार उसने अपनी हदों को पार कर दिया है, जिस वजह से उसे शक हो रहा है कि क्या वो मैजिया वेंडर बनने के काबिल है भी या नहीं। पर तभी जियो उसे समझाता है कि उसे भी उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है, क्योंकि कैरियट को भी एहसास है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो वो लोग हार जाएंगे, पर फिर भी वो लोग चेंज होना नहीं चाहते हैं, और ऊपर से अगर पुराने सिस्टम बस डेड वेट बन जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते हैं। तो कैरियट उसे फिर से समझाने की कोशिश करने लगता है, पर जियो उसे समझाता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो वो उस चीज को करेगा या फिर नहीं, और इसी तरह वो अपनी जिंदगी को जीता है, जिस वजह से कैरियट को उसे देखकर जलन महसूस होती है और कहने लगता है कि उस जैसे इडियट्स को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर जियो से समझाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, जबकि जियो बस अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग चलता है। तब कैरियट को समझ में आ जाता है कि अगर एक इडियट के पास पावर ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है, पर अगर एक इडियट के पास पावर हो तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस बन जाता है। तब यहाँ एल्फी को भी समझ में आ जाता है कि चाहे जियो बहुत अच्छा साथी हो, पर जब वो दुश्मन बन जाता है तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक ऑब्स्टेकल होता है, और अब वही ऑब्स्टेकल एल्फी के रास्ते में खड़ा हो गया होता है। तब यहाँ एल्फी विल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को उड़ाने के लिए तैयार होती है, जिस वजह से जियो भी इसके लिए तैयार हो जाता है और एल्फी को लड़ने के लिए पुकारता है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी उस मैच को जीतेगा उसे विल मिल जाएगा, और एल्फी भी इसके लिए तैयार हो जाती है। ये तो एक पागल बनती है। अब मैजिया वेंडर्स आपस में लड़ने वाले हैं। कैरियट और एलिनोर, आखिरकार तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रहे हो? हम चाहे इन्हें रोकेंगे भी फिर भी ये पॉइंटलेस होगा, और ऊपर से ये इस इशू को और भी ज्यादा डिले करेगा। कैरियट बिल्कुल सही कह रहा है, और वैसे भी अगर ये वुमेन और डार्बेन मर जाएंगे तो मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। तब एल्फी की एक क्लोन विल को सारिसा के पास छोड़ देती है ताकि वो लड़ाई के ऊपर फोकस कर सके, और सबको यकीन नहीं आ रहा होता कि अब मैजिया वेंडर्स में लड़ाई होने वाली है। और यहाँ हम देखते हैं फिन इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो जियो एल्फी को लड़ाई को शुरू करने के लिए कहता है, और यहाँ जूलियस विल को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी एल्फी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देती है और वहाँ पर एक कैसल बना देती है। तो जियो अचानक से एल्फी के पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो एल्फी की क्लोन होती है, और हम देखते हैं एल्फी ने और भी क्लोन्स बना ली होती हैं, जिस वजह से जूलियस पूछने लगता है कि आखिरकार एल्फी ने ये स्पेल को कास्ट कब किया। जब शुरू में एल्फी ने मैजिक को कास्ट किया था तब जियो का विजन ब्लर हो गया था, और तभी एल्फी ने क्लोन वाली स्पेल को एक्टिवेट किया था, क्योंकि उसकी एक्टिवेशन स्पीड टावर में सबसे ज्यादा फास्ट है, जिस वजह से वो सबसे काबिल मैजिया वेंडर है। तब एल्फी बहुत सारे मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट करके जियो के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर विल को खोना नहीं चाहती होती है, जिसे देखकर शियोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये एक हाई लेवल स्पेल होती है जिसके लिए 10 लाइनों के मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। पर एल्फी ने बिना मंत्र पढ़े ही इस स्पेल को एक्टिवेट कर दिया होता है, और जूलियस भी सोचने लगता है कि जिस स्पेल को यूज करने में उसे डंजन में इतनी ज्यादा मुश्किल हुई थी, एल्फी ने तो उसे बड़ी आसानी से यूज कर लिया है। तब एल्फी और भी ज्यादा मैजिक से जियो के ऊपर हमला करने लगती है, जिस वजह से कैरियट कहने लगता है कि एल्फी आज कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रही है, और लॉकवेल भी इस बात को मान लेता है कि लॉन्ग रेंज कास्टिंग की फाइट में एल्फी को हराना मुश्किल है। पर फिन को पूरा यकीन होता है कि एल्फी इतनी आसानी से नहीं जीत सकती, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी एक मॉन्स्टर खड़ा है। तब हम देखते हैं जियो को उस हमलों से कुछ नहीं हुआ होता, और वो सीधा एल्फी के एक क्लोन के पास जाके एक के हमले में सभी क्लोन्स को उड़ा देता है, और एल्फी
के हमले से बचते हुए उसके एल्फी के ऊपर हमला करता है। वैसे उसे एहसास होता है कि वो भी एक क्लोन है और असली एल्फी हवा में उड़ रही है। जो अब तक अटैकिंग और डिफेंडिंग हुई है, उस वजह से एल्फी को ऊपर की तरफ एस्केप करने का मौका मिल गया है, जिस वजह से अब वो अपने ट्रू अटैक से नीचे की तरफ हमला कर सकती है। और ऊपर से इसने ये सब कुछ अपने क्लोज को एक्यूरेटली कंट्रोल करते हुए किया है, जिससे पता चलता है कि ये कितनी कमाल की मैजिया वेंडर है। तब एल्फी जियो से पूछने लगती है कि क्या उसे उसके क्लोज के साथ खेलने में मजा आया, और अपने मैजिक सर्कल्स को कनेक्ट करके एक बड़े मैजिक सर्कल से जियो के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से डार्क फैक्शन अपने आसपास बैरियर बना लेते हैं। तब इस अटैक को देखकर कॉलेट और उसकी दोस्त बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि एल्फी ने अपने डिस्ट्रॉयड क्लोन्स का इस्तेमाल करके चेन सर्कल को परफॉर्म किया होता है, जिससे कि उसके अटैक की फोर्स मल्टीप्लाई हो गई होती है। और उन्हें लग रहा होता है कि इस हमले के आगे तो कोई मैजिया वेंडर भी नहीं टिक सकता। पर हम देखते हैं जियो को अभी भी कुछ नहीं हुआ होता, और वो अपने हथियार को निकाल कर कहने लगता है कि उसे एल्फी के क्लोज के साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया है। तो जियो अपने हथियार को एल्फी की तरफ फेंक देता है, जिससे कि एल्फी बच जाती है। पर तभी जियो अपने हथियार के साथ ही टेलीपोर्ट होके एल्फी के पीछे आ जाता है और उसे मुक्का मारकर जमीन पर फेंक देता है। तो जियो और भी स्पीड से उड़ते हुए एल्फी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो अपने ही आइस कैसल की दीवारों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। तो जियो विल को हासिल करने के लिए अपने लाइटनिंग के मल्टीपल अटैक से एल्फी के ऊपर हमला कर देता है। आखिरकार ये चल क्या रहा है, जियो एक मेज है, पर फिर भी उसने एल्फी को क्लोज फाइट में आने के लिए मजबूर कर दिया है। लियाना, क्या इसके पास भी तुम्हारी तरह क्लोज क्वार्टर कॉम्बैक्ट मैजिक है? तो लियाना इससे मना कर देती है और बताती है कि जियो तो बस अपनी मैजिकल एनर्जी को फ्लो होने दे रहा है। तो जियो का साथी गिलफोर्ड भी इस पर एग्री करता है। जरा ध्यान से इस लड़ाई को देखो, क्योंकि लाइट फैक्शन को इसी तरह लड़ने की प्रैक्टिस करनी है। जियो बिना किसी कास्टिंग टेक्निक के ऊपर रिलाई किए बस अपनी मैजिकल एनर्जी को बाहर निकालता जा रहा है, पर फिर भी वो सबको हरा रहा है। और जियो के लिए ये सिर्फ एक ट्रैवल करने का जरिया है, जिस वजह से इसका नाम लाइटनिंग स्ट्राइक है। लोकवेल को भी एहसास होता है कि जियो की लाइटनिंग स्ट्राइक एल्फी के मैजिक एक्टिवेट करने की स्पीड से भी ज्यादा है, और हार्लोन को भी ये पूरा यकीन होता है कि जियो की पावर को मेजर नहीं किया जा सकता, जिस वजह से वो उससे नफरत करता होता है। और सियोन को भी जियो की पावर का एहसास हो जाता है। तो जियो अपने हथियार को हथौड़े में कन्वर्ट कर लेता है, और जैसे ही एल्फी अपनी आइस से जियो के ऊपर हमला कर रही होती है, वैसे ही जियो अपने हथौड़े से उस आइस को तोड़ता जाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से एल्फी अपने आगे आइस की दीवारें बना लेती है। पर जियो उन्हें एक ही झटके में तोड़ देता है और एल्फी उड़ के वहां से भागने लगती है। तो जियो भी एल्फी का पीछा करने लगता है और एल्फी के हमलों को रोक रहा होता है। एल्फी स्पेल वर्क में जीनियस है, क्योंकि उसने 12 न्यू स्पेल्स को क्रिएट किया है। पर जियो भी कम नहीं है, क्योंकि उसे प्रैक्टिकल में कोई नहीं हरा सकता। तो जियो फिर से एल्फी के पास पहुंच जाता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि वो भी एल्फी का क्लोन ही है, और एल्फी उसके ऊपर और अपने क्लोन के ऊपर एक आइस का ब्लॉक फेंक देती है, जिससे जियो तोड़ देता है और पूछने लगता है कि